जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी के पहले चैप्टर में वर्णमाला और विराम चिन्ह में हम स्वर की बात कर लिए हैं। आज हम दूसरी क्लास में केवल व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो व्यंजन ध्वनियाँ, परिभाषा इसकी देखते हैं कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल लेते थे, लेकिन इसको बोलने में हमें हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला जाता है। देखिए, जो व्यंजन होता है वह स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों के इनका उच्चारण असंभव है। अगर कहा जाए कि व्यंजन का उच्चारण किया जाए और स्वरों की सहायता न ली जाए तो ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। अब हिंदी में निम्नलिखित कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी में कुल 33 व्यंजन नहीं, मतलब हिंदी में 33 व्यंजन हैं। कुल तो 39 हो जाएंगे। तो जो 33 व्यंजन हैं उनका वर्गीकरण देखिए किया गया है। जैसे कि आपका है का वर्ग। का वर्ग में आपका का, खा, गा, घा, अंगा, इस तरीके से 5 वर्ण होंगे। चा वर्ग में आपका चा, छा, जा, झा, इया, इस तरीके से इसमें भी 5। और टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, कुल 5। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, 5। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, 5। और आपका एक आएगा अंतस्थ, इसकी संख्या 4 है, या, रा, लावा, और एक है ऊष्म, शाखा, साहा, इनकी भी संख्या 4 है। इस तरीके से इनको जोड़ा जाए तो यहाँ तक का 25 हो जाएगा, और 25, 4 29, 4 33, तो व्यंजनों की संख्या 33 है। अब व्यंजनों को वर्गीकरण करते हैं। तो व्यंजनों को वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर 7 दिए गए हैं। अब आइए उच्चारण के आधार पर, जो है पहला हमारा का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारे का वर्ग में आते हैं और ये कंठ व्यंजन हैं जो कि कंठ से बोले जाते हैं। और एक आपका आएगा हा, जो कि ऊष्म से है, यह भी कंठ से बोले जाएंगे। दूसरे में चा, छा, जा, झा, इया, ये हमारे तालव्य व्यंजन हैं। और आपका 2 आएंगे या और सा। या आपका आएगा अंतस्थ में, जबकि सा आएगा आपका ऊष्म में। मूर्धन्य व्यंजन में आएंगे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और रा और सा भी मूर्धन्य से बोले जाएंगे। दंत व्यंजन ता, था, दा, धा, ना, और 2 आपके और हैं ला और सा। ये दंत के जो 3 हैं ना, ला और सा, इनके बारे में ध्यान रखें कि ना, ला, सा ये संस्कृत भाषा में वृत्यस्य वत्श्रय व्यंजन थे, हिंदी भाषा में आकर दंत हो गए। परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछे तो विकल्प में अगर वर्त से और दंत दोनों आए तो वर्त से को ही चुनेंगे, क्योंकि यह ज़्यादा सही है। ध्यान दीजिएगा कि अगर ना, लासा, ये अगर पूछे 2 ऑप्शन, एक दे दे वर्त से, दूसरा दे दे दंत, तब हम उसमें वर्त से को ही प्रथम मान्यता देंगे। अब 5 नंबर पर ओष्ठ व्यंजन आएगा। ओष्ठ में
पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ हैं। उसके बाद 6 नंबर पर नासिक। नासिक में अंगा इया ड़ा ना मा। स्पर्श व्यंजनों के अंतिम वर्ण, स्पर्श व्यंजनों के अंतिम वर्ण को नासिक के व्यंजन कहते हैं। इसको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। मूर्धा दिया हुआ है कठोर तालु, वर्त से दांत ओठ जीभ, स्वरतंत्र श्वास नली, संघर्षी काकल्य, हा एक आपका आएगा कोमल तालु। देखिए जो ये भी हमने नासिक के व्यंजन के बारे में 5 वर्ण थे। एक अंगा, इया, ड़ा, ना, मा। इनको हम नासिक तो कहते हैं, लेकिन अगर इनका मिश्रण पूछा जाए तो ये कंठ नासिक है, इया तालव्य नासिक है, ड़ा मूर्धन्य नासिक है, ना दंत नासिक है, मा ओष्ठ नासिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अंगा कंठ में आएगा, का वर्ग में कंठ से, जबकि चा वर्ग जो कि तालव्य से बोले जाएंगे उसमें इया आएगा। कंठ तालु मूर्धा जो ता वाला वर्ण है उसमें आएगा मूर्धन्य में, जबकि ता था दा धा ना दंत से उच्चारित होते हैं। इसी वजह से ना को हम दंत नासिक कहते हैं। और पा फा बा भा मा ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, इसीलिए हम माँ को ओष्ठ नासिक के भी कहते हैं। इन वर्णों को द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 5 है। द्विस्थानीय का मतलब है कि ये नासिक से तो बोले जाएंगे, साथ में कंठ का भी प्रयोग है। तालव्य प्लस नासिक 2, दंत प्लस नासिक 2, इसी वजह से इसे हम द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। आगे प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर 2 भेद हैं। पहला है हमारा अल्प प्राण, दूसरा है हमारा महाप्राण। अल्प प्राण पहला, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण की हम सर्वप्रथम परिभाषा के बारे में बात करें तो प्राण का अर्थ वायु। प्राण का अर्थ वायु। इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। इसके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। तो जब मात्रा ही कम होती है तो अल्प तो होएगा ही, तो मात्रा कम होती है, हमारा अल्प प्राण होगा। लेकिन कौन कौन से होंगे? तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा 11 अलावा जिसे हम जानते हैं अंतस्थ के रूप में, ये कुल मिलाकर 19 व्यंजन होंगे। तब प्रत्येक वर्ग का जब प्रथम, तृतीय, पंचम होगा तो 5 वर्ग हैं हमारे, तो 5 तिया 15 इसमें से हो जाएंगे, और प्लस 4 हमारे अंतस्थ, तो 15 4 19। इसी 19 को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या देखी जाए तो 19 तो हमारे व्यंजन हो जाएंगे, और एक हमारा अनुस्वार जो कि अन होता है, प्लस 11 हमारे पूरे स्वर होंगे जो कि छोटा आ से लेकर के आह तक के वर्णित हैं। इस तरीके से कुल महाप्राण व्यंजनों की संख्या 31 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं महाप्राण की। तो इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। देखिए अल्प प्राण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती थी, लेकिन महाप्राण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब कौन कौन से होते हैं? तब उसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम तो हो चुका था, लेकिन कौन बचा था? द्वितीय व चतुर्थ। तो महाप्राण में जो होंगे हमारे प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण होंगे, और एक हमारा होगा ऊष्म वर्ण जो कि शाखा सा होंगे। इस तरीके से व्यंजन में वर्णों की संख्या 14 हो जाएगी। लेकिन
महाप्राण व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो 14 व्यंजन, एक विसर्ग जिसे आहा कहते हैं। कुल महाप्राण की संख्या 15 हो जाएगी। कैसे? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यानी कि 5 वर्ग, 5 वर्ग से 1 वर्ग से 2, 5 वर्ग से 10, तो 10 ये हो जाएंगे और 4 आपका उष्म हो जाएगा 14 और प्लस 1 विसर्ग, कुल 15। तो अल्प प्राण महाप्राण की बातें यहाँ पर खत्म होती हैं। देखिए अल्प प्राण में जो वर्ग है, वर्ग के तहत जो बातें होती हैं उसमें जो विषम स्थान पर हैं वे अल्प प्राण होते हैं, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा। लेकिन महाप्राण में जो स्थान दिए गए हैं वे सम स्थान हैं, जैसे दूसरा और चौथा। इनको हम आइए एक ग्राफ में देखते हैं। तो अल्प प्राण में हमने बातें की कि अल्प प्राण में प्रथम, तीसरा, पांचवा होती हैं। तो का, गा, अंगा 3, चा, छा, चा, जा, इया 3, टा, डा, ड़ा 3, ता, दा, ना 3, पा, बा, मा 3। इस तरीके से ये 3 पचे 15 हो गए। और आपका एक अंतस्थ है या रा, लावा, इनकी संख्या 4 है, तो 15 4 19 हो गया। और आपका एक अनुस्वार अन है, 19 1 20 हो गया। और आपका 11 स्वर है, 20 में 11 मिला दिए जाएं तो कुल अल्प प्राण 31 हो जाएंगे। अब इसी तरीके से महाप्राण को देख लिया जाए तो महाप्राण में हमने बताया आपको कि जो सम स्थान पर आते हैं, अर्थात दूसरा भी सम है, चतुर्थ भी सम है। तो वर्ग में देखे जाएं तो का वर्ग का खा और घा, जबकि चा वर्ग का छा और झा, टा वर्ग का ठा और ढा, ता वर्ग का था धा, पा वर्ग का फा भा। इस तरीके से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 प्लस ऊष्म वर्ण होंगे आपके 4, शाखा साहा 4, तो 10 4 14। एक आपका विसर्ग होगा जिसे हम आहा के नाम से जानते हैं, यह भी हमारा महाप्राण के अंदर गिना जाएगा। इस तरीके से महाप्राण की संख्या 15। दोनों की बात की जाए तो अल्प प्राण की संख्या 31, महाप्राण की संख्या 15। महाप्राण का दूना प्लस 1, महाप्राण का दुगुना प्लस 1 कर दिया जाए तो अल्प प्राण की संख्या मालूम हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो घोषत्व, जिसे हम नाद के रूप में भी जानते हैं, गूंज भी कहते हैं, झंकार भी कहते हैं, और कंपन के आधार पर भी इसे हम जानते हैं। तो ये घोष के आधार पर, गूंज के आधार पर इनकी संख्या जो है वह 2 है। इनकी संख्या जो है वह 2 है। एक है आपका अघोष, दूसरा है आपका घोष, जिसे सघोष कहते हैं। इसके 2 रूप हैं, एक अघोष, एक सघोष। सघोष को हम घोष भी कहते हैं। परिभाषा अघोष की, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वही अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण तथा सा खा सा अघोष वर्ण हैं। ये हमारा ऊष्म का तीनों सा, ऊष्म के तीनों सा यानी कि सा खा सा, ये हमारे अघोष में आएंगे। तो अघोष व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो 13 है। अघोष व्यंजनों की संख्या बात की जाए तो 13 है, लेकिन कुल ध्वनियों की संख्या की बात की जाए तब भी 13 है। कैसे 13 है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण, एक वर्ग में 2, 5 वर्ग में 10, 5 वर्ग में 10 हो जाएंगे, और प्लस हमारे 3 जो कि ऊष्म के तीनों सा हैं। इस तरीके से हमारे अघोष की संख्या 13 हो जाएगी। अब बात करते हैं सघोष की।
तो परिभाषा, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जबकि अघोष में नहीं होता। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण और आपके अंतस्थ यारा लावा और एक ऊष्म का हा छूट गया था, तो हा भी होगा। अन और आहा भी सघोष के अंतर्गत गिने जाएंगे एवं सभी स्वर भी सघोष ही होंगे। तो घोष सघोष ध्वनियों की संख्या पूछी जाए तो 20 व्यंजन हैं, प्लस एक अनुस्वार, एक विसर्ग, 11 स्वर, कुल 33 अघोष सघोष हो जाएंगे। 20 व्यंजन कैसे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, एक वर्ग से 3, तो 5 वर्ग से कितने होंगे हमारे? 15। 5 वर्ग से 15 सघोष निकलेंगे, प्लस 4 हमारे अंतस्थ होंगे जो कि 11 लावा है, एक हमारा ऊष्म का हा है, 2 अन आहा और 11 हमारे स्वर। 5 4 9 10, 2 12, 1 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 1 3 33। इस तरीके से हमारे घोष या सघोष की संख्या पूछी जाए तो 33, लेकिन अगर अघोष की संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या मात्र 13 है। अब आइए इसको भी हम एक बार ग्राफ से देख लेते हैं। अघोष व्यंजन के प्रथम और दूसरा, तो पहला का काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा और आपके तीनों सा, शाखा सा, तो कुल ध्वनियाँ हो जाएंगी अघोष की 13। जबकि सघोष व्यंजन में तीसरा, चौथा, पंचम इस तरह दिए हुए हैं आपके संख्या। तो पहले वर्ग से गा, घा, अंगा, दूसरे से जा, झा, इया, तीसरे से डा, ढा, अड़ा, चौथे से दा, धा, ना और पांचवे से बा, भा, मा। इस तरीके से ये हो जाएंगे 15। और आपके 4 हैं अंतस्थ से, 11 लावा, एक आपका हा है 5, तो 3 बचे 15, 5 20, तो कुल व्यंजन 20, प्लस अनुस्वार प्लस विसर्ग प्लस सभी स्वर, तो 11 12 1 13, 20 में 13 को जोड़ दिया जाए तो 33। इस तरीके से कुल व्यंजनों की संख्या 33 होंगी सघोष में, अघोष में 13। अघोष की संख्या कुल 13, सघोष की संख्या कुल 33, अल्प प्राण की संख्या 31, महाप्राण की संख्या 15। अब आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर 8 भागों में किया गया है। तो स्पर्श व्यंजन 25 है, हमने बताया 25 स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतया स्पर्श करते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित 25 हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। एक तरफ दिया हुआ है आपका वर्ग जिससे हम वर्ण भी कहते हैं। ये आपके हैं उच्चारण स्थान, ये हैं वर्ण के नाम। देखिए का वर्ग में आपका आएगा 5 वर्ण या वर्ण, जिसमें होंगे का, खा, गा, घा, अंगा। ये बोले जाते हैं कंठ, कंठ यानी कि गले से, इनका वर्ण का नाम है कंठ। जबकि चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, इनकी भी संख्या 5 है। ये तालु की छत का पिछला भाग, कभी कभी पूछ लेता है, तालव्य से तो बोले ही जाते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन रहेगा एक अलग कि तालु की छत के पिछले भाग से कौन बोले जाते हैं, तो वे आपके चा वर्ग के व्यंजन होंगे। तो चा वर्ग, तालु की छत का पिछला भाग। अब टा वर्ग की बारे में बात करें तो टा वर्ग में आपका आएगा टाठा, डाढ़ा, अड़ा। ये मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। देखिए चा वर्ग में तालु के पिछले भाग, लेकिन मूर्धा में मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। अब आता है ता वर्ग में आपका आएगा ताथा, दाधाना। ये दंत से बोले जाते हैं, दांत
ऊपरी दांतों के निकट से। पा वर्ग में पा फा बा भा मा ये बोले जाते हैं ओष्ठ से, दोनों ओर से। दोनों ओर से आप जब पा बोलेंगे तो दोनों ओठ मिलेंगे, फा बोलेंगे तब भी इसी तरीके से बा भा और मा का भी उच्चारण करते हुए आगे चले जाएंगे। दूसरे देखिए, एक है आपका स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी ये इनकी संख्या 4 है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़े। दो बातें हैं कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो और हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़े, तो उसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। चा छा जा झा, यानी कि जो हमारा चा वर्ग का है इसके हमारे वर्ण होंगे इया को छोड़कर। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है। चा छा जा झा इया नहीं है। अब बात करें हम अंतस्थ, इनकी भी संख्या 4 है। तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं, आंशिक स्पर्श करते हैं, इन्हें अंतस्थ कहते हैं। देखिए अंतस्थ में अंतस्थ अंत है, अंत से बना है आंशिक, तो आंशिक स्पर्श करते हैं उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। यार अलावा अब अंतस्थ के भी खंड कर दिए गए हैं। अंतस्थ में यार अलावा को या और वा को अर्ध स्वर के रूप में भी जानते हैं, जबकि ला को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं और ला को पार्श्विक कहते हैं। अब अर्ध स्वर 2 हैं, या और वा। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग ना के बराबर स्पर्श करते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग ना के बराबर स्पर्श करते हैं उन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं, जो निम्न है या और वा। जबकि एक लुंठित पड़ता है रा। रा का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, अतः इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित, रा को हम प्रकंपित कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रा का उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। लेकिन अगर जब मुड़ जाती है तब हम उसे लुंठित कहते हैं। अतः इस रा ध्वनि को लुंठित एवं प्रकंपित ध्वनि के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं पार्श्विक की। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व, पार्श्व यानी कि बगल, पार्श्व यानी कि बगल भागों से बाहर निकलती है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन केवल एक है आपका ला। अब हम ऊष्म, ईषत् या स्पृष्ट, ज़्यादातर इसे हम ऊष्म के नाम से ही जानते हैं। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण में हवा घर्षण के कारण ऊष्म होकर बाहर निकलती है, हवा घर्षण होकर ऊष्म होकर बाहर निकलती है तथा ना के बराबर स्पर्श करती है, उन्हें ऊष्म तथा ईषत् स्पृष्ट व्यंजन हम कहते हैं। ये 4 हैं। सा खा सा हा। काकल्य संघर्षी ये आपके दिए हुए हैं, आगे हम बात करेंगे। प्रयत्न किसे कहते हैं? तो ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास प्रयत्न कहलाता है। ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास प्रयत्न है। प्रयत्न के 2 भेद हैं। प्रयत्न के 2 भेद हैं। एक है आपके आभ्यंतर प्रयत्न, एक है आपके बाह्य प्रयत्न। वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का प्रयास ही आभ्यंतर कहलाता है। इसके खंड किए गए हैं। एक तो आपका है विवृत, अर्थात जो खुलना है, खुलता है आपका सिर्फ बड़ा आ जगह आप बोलेंगे खुद तो आपका मुंह बड़ा हो जाएगा। एक है आपका द्विविवृत, जो कि थोड़ा कम खुले, अंतस्थ में आएंगे आपके यार अलावा
इसके 3 खंड कर दिए गए हैं, जो कि हमने इसके पहले बात की। फिर से बात करते हैं कि जो अर्धस्वर हैं या वा हो जाएंगे, पार्श्विक में ला, लुंठित में रा और प्रकंपित में भी रा। लुंठित क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण करते समय जीभ मुड़ जाती है। प्रकंपित इस वजह से क्योंकि इसके उच्चारण में कंपन भी होता है। एक होता है आपका स्पृष्ट, जिसे हम स्पर्श कहते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन हैं। एक आपका ईसत, स्पृष्ट या ऊष्म, जो कि शाखा सा हैं। एक आपके अनुनासिक, अनुनासिक में आएंगे आपके अंगा, इया, ड़ा, नामा। और दूसरा है आपका बाह्य प्रयत्न। वर्ण के उच्चारण के साथ बाद का प्रयास ही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इसके 2 भेद किए गए हैं। एक नाद या गूंज के आधार पर घोष और अघोष। घोष को हमने बताया कि इसे सघोष भी कहते हैं। तो जो घोष या सघोष है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ग, जबकि अघोष प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ व पंचम। यहाँ पर गलत दिए गए हैं। जो कि अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला व दूसरा होता है, जबकि घोष जो होता है वह प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा होता है। श्वास के आधार पर अल्प प्राण। अल्प प्राण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण, जबकि महाप्राण प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण। उत्क्षिप्त और ताड़नजात, विकसित या द्विगुण में डा और ढा आएंगे, जिसके नीचे बिंदी हो। का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, अतः इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत का अर्थ है ऊपर उठना और क्षिप्त का अर्थ है शीघ्रता से नीचे आना। इस तरह उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। ताड़नजात व्यंजन। ताड़नजात का अर्थ है आघात करना। डा, ढा के उच्चारण में वीणा के प्रताड़ित छूकर छोड़े गए तारों के समान गूंज ध्वनि में होती है, अतः इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। विकसित व्यंजन है जो कि डा और ढा, इसे हम विकसित व्यंजन के रूप में भी जानते हैं। डा ढा का विकास कर बने हैं, अतः डा ढा को विकसित व्यंजन कहते हैं। इसे हम द्विगुण के नाम से भी जानते हैं। डा ढा का प्रयोग निम्नलिखित 2 रूपों में होता है। एक होता है आपका नुक्ता रहित, जो कि शब्दारंभ में जैसे ढाल, डमरू, ढक्कन, डाली आदि। एक होता है नुक्ता सहित, शब्द के मध्य एवं अंत में, जैसे सड़क, लड़का, पढ़ा, पढ़ाई, लड़ाई आदि। वायु के नासिका से निकलने के आधार पर देख लिया जाए तो इसमें नासिक एवं निरानुनासिक व्यंजन क्या हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है, वह नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। वायु मुख के साथ साथ नासिक के मार्ग से भी बाहर निकलती हैं, नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब हम अलग अलग बारे में बात करेंगे कि निरानुनासिक कौन है और नासिक कौन हैं। तो निरानुनासिक को भी मौखिक के रूप में जानते हैं, जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता है और वायु केवल मुख से निकलती है, उसे हम निरानुनासिक या मौखिक ध्वनियाँ कहते हैं। उन्हें हम निरानुनासिक या मौखिक ध्वनियाँ कहते हैं या कही जाती है। अब बात करते हैं हम नासिक की। तो हिंदी में जो पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम 5 व्यंजन अंगा, इया, ला, नामा, ये नासिक ध्वनियाँ कही जाती हैं। अनुस्वार, अनुस्वार अनुस्वार अन और अनुनासिक के ऊपर जो होते हैं चंद्रबिंदी भी नासिक ध्वनियों के उदाहरण हैं। आगत व्यंजन में का, खा,
गा, जा, फा विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं, लेकिन इन वर्ण के आगे एक छोटी-छोटी बिंदियाँ रखी होती हैं। इसी से ये पहचान होता है कि ये हमारी आगत व्यंजन है। आगत व्यंजनों की संख्या इस समय 5 हैं। हिंदी में एक होता है नवविकसित व्यंजन। हिंदी में नवविकसित व्यंजन ढ़, ढ, न, म, ल्हा हिंदी के संरचनात्मक विकास का परिणाम अंगा तथा ढ़ क्रमशः ड तथा ढ से विकसित हुए हैं। हिंदी में डाढ़ा व्यंजन तो शब्द के आरंभ में व्यंजन गुच्छों में ही बोले जाते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ना, ला और मा। ना, ला और मा अल्प प्राण व्यंजन हैं। आज इनके महाप्राण रूपों न, मा, ल्हा स्वतंत्र व्यंजनों की भांति विकसित हो गए हैं, जो ना, मा, ला के स्थान पर प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन रखते हैं। कान्हा, कुमार, कान्हा, कुम्हार, म्हा, आला में ला, आल्हा में ल्हा। संयुक्त व्यंजनों को स्वतंत्र प्रयोग। देखिए, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। छत, तरंग, ज्ञा, स्रा। तो संयुक्त व्यंजन में संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा है। इनकी संख्या 4 है। छत, तरंग, ज्ञा और स्रा। पूछता है कि जो हमारा छत्री है वह किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो छत्री हमारा बना है का और पेट शुरुआ सा, लेकिन आगे वाले वर्ण के नीचे चारों में हलंत रहेंगे। तरा, तरा देखिए निकलता है तारा, रा होगा ता के नीचे हलंत, ज्ञा बनेगा आपका जा का नीचे हलंत प्लस इया, इन दोनों से बनेगा जा, जबकि सरा में सलजम वाला सा, हलंत और रा आपका बन जाएगा सरा। व्यंजनों को, संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इनकी पहचान यही है कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं। एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं तथा इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता, उन्हें हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे सप्ताह, आधा पाता, सप्ताह, स्वप्नों, स्त्री और राष्ट्रीय, विख्यात और आपका लक्ष्य। व्यंजन द्वित्व। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वे व्यंजन द्वित्व कहे जाते हैं। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, समान व्यंजन जैसे कि पक्का, आधा का पूरा का, ये हमारे द्वित्व होंगे। बच्चा, आधा चा पूरा चा, ये हमारे द्वित्व होंगे। अड्डा, आधा डा पूरा डा, ये भी द्वित्व के अंदर आएंगे। इसी तरीके से 70, 80, 90 और इक्का यानी कि व्यंजन समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। विशेष तथ्य के बारे में, हिंदी में 2 महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते। हिंदी में 2 महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते। पहला व्यंजन हमेशा अल्प प्राण ही होगा, जैसे अच्छा, बुद्धू, मट्ठा, पत्थर, मक्खी आदि। व्यंजन द्वित्व। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में विशेष तथ्यों। अगर सामान्य या व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में वर्णों की संख्या पूछे तो 44 है, लेकिन अगर मानक हिंदी में वर्णों की संख्या पूछे तो 52 है। सामान्य या व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में वर्णों की संख्या पूछे तो 44 है, लेकिन मानक हिंदी में वर्णों की संख्या पूछे तो 52 है, जिसमें शामिल हैं 11 स्वर, 2 अयोगवाह जो कि अन और रहा, 13 व्यंजन जिसमें 25 स्पर्श हैं, 4 ऊष्म हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 संयुक्ताक्षर छत, तरंग, ज्ञा, स्रा, 2 उत्क्षिप्त डा और ढा को शामिल करके मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 52 हो जाती है।
आ। आ अंग्रेजी से आगत या गृहीत स्वर हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों से ही होता है, जैसे कि कॉलेज, नॉलेज आदि। कॉलेज, नॉलेज आदि। अब स्वरों का वर्गीकरण एक बार ग्राफ में देखते हैं। तो वर्ण दिया हुआ है कंठ से। हमारे छोटा आ बड़ा आ बोले जाते हैं। इन्हें हम निरानुनासिक मौखिक स्वर भी कहते हैं। अनुनासिक स्वर आ हो जाएगा। तालव्य तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, छोटी ई बड़ी ई। और निरानुनासिक मौखिक स्वर में छोटी ई आएगा, जबकि अनुनासिक में बड़ी ई। मूर्धन्य अर्थात मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, जो कि आपका री होगा। कंठ तालव्य अर्थात कंठ प्लस तालु से आपके ए बोले जाते हैं, जो कि दीर्घ स्वर में शामिल हैं। कंठोष्ठ यानी कि ओष्ठ प्लस कंठ से बोले जाते हैं, ओ जो कि दीर्घ स्वर में शामिल हैं। ओष्ठ में आपके बोला जाता है छोटा उसे। ये ह्रस्व स्वर में भी है और दीर्घ स्वर में भी है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान एक बार देख लिया जाए। तो नाम है आपका कंठ। कंठ में आपका का खा गा घा अंगा। तालव्य में चाछा जाझाइयाँ, जो कि ताल मुंह के भीतरी की छत का पिछला भाग। मूर्धन्य जो कि मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। मूर्धा में आपके शामिल हैं टा ठा डा ढा अड़ा, जबकि दंत ऊपरी दांतों के निकट से आपके वर्ण शामिल हैं ता था दा धा ना। ओष्ठ दोनों ओष्ठ से पा फा बा भा मा। तालव्य अर्थात तालु मुंह के भीतर की छत का अगला भाग सा और या। वर्तस में दंत पलर मसूढ़ा दंत मूल से सा रा ला, जबकि दंतोष्ठ से केवल वा। मूर्धन्य से केवल पेशरुआ सा। स्वर यंत्रीय स्वर में आपका या हा भी आ जाएगा, जिसे कंठ के भीतरी स्थिति को कहते हैं। और आपके उत्क्षिप्त में डा और ढा आएंगे। अघोष में अब बात की जाए अघोष में हमने कहा कि पहला और दूसरा अघोष होते हैं। ये आपके जो वर्ण दिए हुए हैं ये सभी अघोष हैं, और जो दूसरे में दिए हुए हैं ये भी आपके अघोष हैं। जबकि तीसरा और चौथा और पांचवें में सघोष होते हैं। ये जितने वर्ण दिए हुए हैं आपके सभी सघोष में आएंगे। यहाँ तक अघोष की बात हुई और सघोष की। अब देखा जाए अल्प प्राण। अल्प प्राण में हमने बताया कि अल्प प्राण में पहला और तीसरा और आपका एक पांचवा ये अल्प प्राण में बोले जाएंगे, जबकि दूसरा और आपका चौथा जो कि सम के स्थान पर हैं ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। आगत या गृहीत व्यंजन का स्पर्शी हैं, अयोगवाह में अन है, ये उसमें है। अब का गा जा फा फारसी से आगत व्यंजन है। फारसी से आगत व्यंजन हैं। जा फा ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी होता है। 5 फारसी से आगत ध्वनियों की संख्या 5 है। फारसी से आगत व्यंजनों की ध्वनियों की संख्या 5 है। वर्तमान में इनमें से हिंदी में जा फा का प्रयोग ही देखने को मिलता है। इनमें से का स्पर्श ध्वनि है, शेष स्पर्श संघर्षी हैं। का खा गा जिह्वा मूलीय व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग में स्पंदन से होता है। नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे ने शुरू किया था। जैसे कि राज, एक राज अगर नुक्ता लग जाए तो इसका अर्थ होता है रहस्य। अगर नुक्ता रहित हो तो राज माने शासन।
जारा में अगर जा के आगे नुक्ता लग जाए तो इसका अर्थ होता है घोड़ा, अगर बिना नुक्ता का है तो इसे कहते हैं बुढ़ापा। एक बाग, बा के आगे अगर नुक्ता लग जाए तो इसे कहते हैं बगीचा, लेकिन अगर बिना नुक्ता का हो तो उसे कहते हैं घोड़े की लगाम। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। एक है शिथिल, एक है दृढ़, एक है मध्यम। शिथिल में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आएंगे, जबकि दृढ़ में बड़ी ई, बड़ा ऊ आएंगे, मध्यम में केवल ए आएंगे। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। आ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, आ की। अतः हिंदी मात्राओं की संख्या 10 है। हल चिन्ह, सामान्यतः सभी वर्णों में आ स्वर विद्यमान रहता है। सामान्यतः सभी वर्णों में आ स्वर विद्यमान रहता है। जिस वर्ण को स्वर रहित लिखा जाता है उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। जिस वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा होता है उस वर्ण को हलंत कहते हैं, यानी कि हल प्लस अंत कहते हैं। जैसे कि का हलंत, का के नीचे हलंत लगा हुआ है। अनुस्वार और पंचमाक्षर के प्रयोग के नियम। यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो तथा उसके बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो वह पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे हिंदी, ये अशुद्ध है, शुद्ध होगा आपका हिंदी। नंदन अशुद्ध है, शुद्ध होगा नंदन। इसी तरीके से कंपन शुद्ध है और आपका कुंड शुद्ध है, यानी कि इसके ऊपर बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो, यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद कोई पंचमाक्षर आए तो वह पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा, वाड्मय और एक उन्नति, सम्मान, सन्मार्ग। यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद या वा हा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा। पुण्य, समन्वय, तुम्हारा। 4 नंबर, सा खा साहा से पूर्व अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे अंश और हंस। 5 नंबर, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण से आरंभ होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे सम प्लस हार, संहार, सम प्लस योग, संयोग, सम प्लस वाद, संवाद, सम प्लस विधान, संविधान। व्यंजन ध्वनियों से पूछे गए प्रश्न। व्यंजन ध्वनियों से पूछे गए उनके प्रश्न के बारे में बहुत जल्दी से बात करेंगे। तो हिंदी की कंठ ध्वनियाँ हैं का वर्ग, हा और प्लस विसर्ग और छोटा आ, बड़ा आ। कंठ वर्ण हैं हा, विसर्ग आ। कंठ ध्वनियाँ हैं का खा, कंठ वर्ण है आ। घा का उच्चारण स्थान है कंठ। व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। चा छा जा झा इयाँ, चा छा जा झा इयाँ का उच्चारण स्थान है तालु से। सा का उच्चारण स्थान है तालु से। तालब्य ध्वनियाँ हैं सा, चा। वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तालब्य में आएंगी। छोटी ई, बड़ी ई, चा छा जा झा इयाँ और सा आदि का उच्चारण किससे होता है? तालब्य से होता है। या का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब्य है? झा। उच्चारण स्थान के आधार पर इयाँ व्यंजन है तालब्य। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। हिंदी की सा ध्वनि है तालब्य। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? मूर्धन्य हैं। टा वर्ग में मूर्धन्य है। डा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं टा, ठा, डा, ढा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध है। सादंत, सातालब्य, सामूर्धन्य। अब था किस वर्ग का स्थान है? था दंत का है। था दंत का है, दंत वर्ण है ता, था, दा, धा, ना। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है दंत, जिनका उच्चारण
ऊपर के दोनों दांतों पर जीभ लगाने से होता है वह दंत कहे जाते हैं। दंत ध्वनियाँ हैं ता, था, दा, धा, ना और आप के ला और सा ये भी दंत हैं। दंत ध्वनियों में ला और सा ये दोनों शामिल हैं। ता का उच्चारण होता है दंत से। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण होता है दंत से। हिंदी की ओष्ठ ध्वनियाँ हैं पा, फा, बा, भा, मा। हिंदी की बा ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं जो कि ओष्ठ ध्वनि से बोले जाते हैं। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस पा वर्ग के सारे ओष्ठ हैं। अंतस्थ वर्ण हैं या, रा, लावा, अर्धस्वर या वा कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन में आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग शामिल हैं। उच्चारण की दृष्टि से सा, खा, सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? ये ऊष्म हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन हैं सा, खा, सा, हा। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, खा, सा यानी कि तीनों सा ऊष्म हैं। संयुक्त व्यंजन हैं छत, तरंग्या, स्रा। छत बनता है का हलंत प्लस पितृभाषा के योग से। तरा किन वर्णों के सहयोग से बना है? तरा बना है ता हलंत प्लसरा के सहयोग से। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है ज हलंत इया के सहयोग से। संयुक्त व्यंजन है स्रा, सलजमा लसा हलंत प्लसरा के सहयोग से। संयुक्त व्यंजन में छत, तरंग्या, सरा शामिल हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सरा एक संयुक्त व्यंजन है। सरा एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? सा और रा वर्णों को। कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? का एक अल्पप्राण ध्वनि है और वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं। व्यंजन अल्पप्राण हैं। चा अल्पप्राण है। वर्ण अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? गा 1, 3, 5 वर्ण अल्पप्राण। व्यंजनों में महाप्राण ठा है लेकिन वर्ण का दूसरा, चौथा महाप्राण होता है और उसमें व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। आगे देखें तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में से संबंधित है दूसरा, चौथा। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण व्यंजन। कौन से ध्वनि महाप्राण हैं? तो खा, घा, झा महाप्राण कौन से हैं? भा सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। खा, छा, ठा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। शुद्ध कथन। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। विसर्ग कंठ वर्ण है, छा संयुक्त व्यंजन है। ध्वनियों में कौन सुमेलित है? तो सा हमारा जो है उसमें है। अघोष में आपके का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा और तीनों सा शामिल हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? सा है। अघोष वर्ण कौन सा है? पा है। कौन सा वर्ण अघोष है? चा है। कौन सा वर्ण अघोष है? का है। सघोष वर्ण है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतस्थ प्लस हा प्लस सभी स्वर, ये सभी सघोष हैं। सघोष को ही घोष कहते हैं। घोष वर्ण कौन सा है? जा है। सघोष वर्ण कौन सा है? बा है। अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार अन और विसर्ग आहा को हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां हैं 52। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे अयोगवाह कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में अन और आह क्या हैं? ये दोनों अयोगवाह हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? वे अन और आह हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अन और आह हैं। वाह वर्ण है दंतोष्ठ। प्रसन्नता शब्द में ध्वनि है युग्मक ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से वाह ध्वनि है। वाह है हमारा दंतोष्ठ। ध्वनियों में कौन सा दंतोष्ठ है? वाह है। व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। चा, छा, जा, झा, डा और ढा ध्वनियों के विषम में कथन शुद्ध हैं। ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान।
का अगर अभाव रहेगा तो हम पढ़ नहीं सकते। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचमाक्षर होते हैं जिसमें अंगा, इया, ड़ा, ना, मा शामिल होते हैं। अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी हैं? तो का और ता ये अघोष अल्पप्राण ध्वनि हैं। कौन सा वर्ग सघोष महाप्राण है? छा है। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने? 2, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन ध्वनि है? भा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है दंतोष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष निरानुनासिक। का व्यंजन के विषम में सही है। का हमारा अल्पप्राण है, अघोष है, स्पर्शी है, कंठ ध्वनियाँ हैं। पठनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकृत किए गए? तो वे हमारे 5 आधार हैं। स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। रा प्लस मा का रूप है मा, माकुपर और अंकुरा आर्म। कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि नहीं है। वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो इन्हें वर्त से कहते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वह है प्रा में पूर्ण वर्ण है, रा में पा, रा, प्रा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? आपके जा हैं। स्पर्श संघर्षी में चा, छा, जा, झा, या नहीं होगा, चा, छा, जा, झा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? का, चा, पा, दा। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हा है। रा का हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन देख लिया जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 10 है, लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 है। हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 है। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर जो एक मात्रिक हैं इनकी संख्या 4 है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रे। जबकि जो दीर्घ स्वर हैं जिसे हम गुरु स्वर कहते हैं जो कि द्विमात्रिक हैं इनकी संख्या 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ और औ। मूल स्वर जिन्हें हम जड़ स्वर या नैसर्गिक स्वर या बीजाक्षर स्वर कहते हैं ये भी संख्या में 4 हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से दीर्घ गुरु संधि स्वर जो कि कृत्रिम स्वर बनावटी स्वर हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। मूल दीर्घ स्वर जो कि सजातीय हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर जो कि विजातीय हैं ए ओ औ। गुण संधि स्वर में छोटा आ ई से मिलकर ए बनेगा, छोटा आ प्लस ए से ऐ बनेगा। वृद्धि में छोटा आ ऊ से ओ बनेगा, छोटा आ और ओ से औ बनेगा। आगत स्वर में आ है, जबकि अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऋषि शामिल है। मध्य में केवल छोटा आ, पश्चिम में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आपका एक आगत भी शामिल है। समृद्ध की बात की जाए तो समृद्ध में सीधा ऊपर वाली लाइन का छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और एक ऋ शामिल है। जबकि अर्ध समृद्ध में ए ओ, जबकि विवृत में केवल बड़ा आ और अर्ध विवृत में छोटा आ, ए, औ और आपका एक आगत भी शामिल है। कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 है, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 39 है, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25
उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, यार अलावा ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, शाखा साहा संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, छत तरंग्या सरा। संयुक्त व्यंजन ये दिखाए गए हैं कि छत बना है का और सा से, त्रा बना है तारा से, ज्ञा बना है जा इया से, जबकि सरा बना है सा और रा से। का वर्ग में का खा गा घा अंगा आएंगे, जबकि चा वर्ग में चा छा जा झा इया आएंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऊष्म में, उत्क्षिप्त दिया हुआ है संयुक्त अर्धस्वर में आपकी यावा, लुंठित में रा, पार्श्विक में ला, ऊष्म संघर्षी में शाखा साहा। अघोष के बारे में हमने बात की है कि अघोष में प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तीसरा अघोष होता है और तीनों सा भी अघोष होते हैं। सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होता है, यार अलावा प्लस एक हा भी आपका सघोष होता है। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का प्रथम तीसरा पंचम वर्ण और अंतस्थ या रावाला वा ये अल्प प्राण हैं, जबकि महाप्राण में दूसरा और चौथा और शाखा साहा ये महाप्राण हैं। नासिक में अंगा इयाड़ा नामा, कंठ में काखा गाघा अंगा और हा, और इधर स्वर का छोटा आ बड़ा और आहा। तालव्य में चाछा जाझा इया और सा और या, जबकि स्वर का छोटी ई बड़ी ई। मूर्धन्य में टाठा डाढ़ा आड़ा और आपका एक सा पिरचुरवा वाला और स्वर में री। दंत में ताथा दाधा ना और ला और सा हैं, जबकि ओष्ठ में छो पाफा बाभा मा और स्वर के छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। कंठ तालव्य में सो ए कंठोष्ठ में ओ औ, दंतोष्ठ में ओ वा, केवल वा। अयोग वा में अनुस्वार अन, विसर्ग आहा। स्पर्श रही काकल्य ध्वनि स्वर, यंत्रामुखी घोष ध्वनि, ऊष्म संघर्षी ध्वनि के नाम से हा को जाना जाता है। अब अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर देखें तो जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार में के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे कि अंग, अंक, अंश आदि। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदी लगाया जाता है, क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठ, दंत, आंत्र। जबकि अनुनासिक की बात की जाए तो अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक, जैसे कि आंत, गांव, चिड़िया आदि। अनुनासिक स्वरों पर चंद्रबिंदी लगता है। तद्भव रूप में चंद्रबिंदी लगता है, जैसे कि अंगूठा, दांत, आंत, गांव, आंगन, साचा, आंख, अंगना। अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा है अनुनासिक और निरानुनासिक। अनुनासिक और निरानुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण अनुनासिक और निरानुनासिक होता है। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं जो स्वर के बाद व स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुनासिक, चंद्रबिंदी, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, आंख, दांत आदि। जबकि जो निरानुनासिक होते हैं, केवल मुंह से बोले जाने वाले सा स्वर वर्णों को निरानुनासिक कहते हैं, जैसे कि अपना, आप, इधर उधर, घर आदि। विसर्ग यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यवहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी उपयोग होता है, जैसे कि स्वतः, दुध, अतः आदि। अब इन्हें भी जान लिया जाए थोड़ा कि भाषा की जो देखिए अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाता है, और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य
उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाता है और अक्षर से भी छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहे जाते हैं। नोट: जैसे राम शब्द में 2 अक्षर रा और मा एवं वर्ण 4 हैं, रा बड़ा आ, मा छोटा आ। वर्ण क्या हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। अगर आप सभी साथियों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।